हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। ठीक है, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था इकोनॉमी में सिस्टम कौन से होते हैं, जो 3 तरह के सिस्टम थे हमने पढ़े। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, 5 ईयर प्लान पढ़ा था, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के फीचर पढ़े थे, उसमें प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो पढ़ी थी, और ग्रीन एवोल्यूशन पढ़ा था। सो आई होप आपको पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आज इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है हम पीछे पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्री वो होती है जो रॉ मटेरियल टू सेमी फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड टू फिनिश गुड्स बनाती है और फिर उसको परचेज सेल करती है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेक्टर का रोल क्या है इंडिया में, इंडस्ट्री सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस के बाद कैसी है इंडस्ट्री हमारी, वो सब हम इस चैप्टर में आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रोल ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री जो है किसी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। इंडस्ट्री वेल डेवलप इकोनॉमाइज आर इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस। इकोनॉमाइज होते हैं बेटा जब हम किसी चीज़ का बेनिफिट उससे अचीव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमाइज। उसी का इंडस्ट्री वेल डेवलप इकोनॉमाइज, जब इंडस्ट्री अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करती है तो हमारी जो देश की इकोनॉमी होती है वो प्रॉस्पेरियस हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री का क्या रोल है। फर्स्ट इज मीटिंग एवर राइजिंग डिमांड। इंडस्ट्री का मेन फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड गुड्स की मेंटेन करें, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं कि मार्केट में इसकी डिमांड है जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़े। नेक्स्ट इज़ राइजिंग पीपल इनकम। जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ किया जाए ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले कि हमें भी इंडियन गुड्स प्रोड्यूस करने, हमें इंडियन इंडस्ट्रीज़ में काम करना है। हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उन्होंने अपनी इंडियन की इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, अपनी इंडियन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है। क्योंकि अगर अच्छे प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री बनाएगी जिससे हमारे इंडियन पीपल है, जो सोसाइटी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा बेटा तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। की टू हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। डेफिनेटली अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी डाउन होगी। इंडस्ट्री का मेन फोकस ये है कि इंडिया में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाना चीप प्राइसेस पे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करें। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होती है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन मोटिव था कि नए नए सिस्टम्स को डेवलप करना, नए नए प्रोडक्ट्स बनाना, जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह वो देश में अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहती है इंडस्ट्री कि जिससे हमारे देश की जो स्ट्रक्चर है वो मॉडर्न हो जाए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो मॉडर्नाइजेशन हो जाए। वो इंपोर्ट पे डिपेंड ना करें कि फॉरेन गुड्स मंगवाएं वो अच्छे हैं, वो इंडियन गुड्स पे डिपेंड रहें कि इंडियन गुड्स भी बहुत अच्छे हैं और वो मॉडर्नाइजेशन गुड्स बन रहे हैं और वो इंडियन गुड्स पे डिपेंड हो सकें। ठीक है भाई, ये था रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया कि इंडस्ट्री सेक्टर जो है, जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है। अल्टीमेटली इवेंचुअली उनका एक ही मोटिव है कि इंडियन इकोनॉमी को रेज करना, उसको डेवलप करना और उसकी ग्रोथ करना। आई होप आपको रोल ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर पता लग गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी इंडस्ट्री डेवलपमेंट थी वो कैसी हो रही थी। फर्स्ट, शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 20% इन 2013 एंड 2014। उन्होंने कहा जो हमारे जीडीपी रेशो सी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो बढ़कर 20% हो गया 2013 और 2014 के बीच। ठीक है, द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस। मतलब उस दौरान कुछ चेंजेस आए जो हम नीचे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट होने लगी किसकी, पावर ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ा, बैंकिंग एंड फाइनेंस की डेवलपमेंट हुई क्योंकि वो इंडस्ट्री को लोन देने लग पड़े, क्योंकि उनका भी कॉन्फिडेंस बना कि हाँ हम इंडियन इंडस्ट्री को लोन देंगे ताकि वो जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करें।
क्वालिफाई एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको क्वालिफाई और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मिलने लगे, मतलब लेबर मिलने लगी जो बहुत ही पढ़ी लिखी थी और स्किल्ड थी, वो अपने काम में बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट इज मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पहले था, जब पहले इकॉनमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तब हमारी इंडस्ट्री जो थी वो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह एक्सप्लॉइट करती थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती नहीं थी। टाइम डाल के इंडियन इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आने लगी, उन्होंने चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया, उनको देखा कि इससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, फिर रिसर्च की, फिर उनसे रिसर्च के बाद उनसे एक प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कुछ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उनको अपने अंदर टेक ओवर कर लिया, तो उनको पब्लिक सेक्टर बना दिया। और पब्लिक सेक्टर हमेशा जो अपने गुड्स प्रोवाइड करता है वो चीप एंड बेस्ट रेट्स प्रोवाइड करता है। बिल्डिंग अप ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स बेटा क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर परचेज नहीं करते, बट वो कैपिटल गुड्स के ऊपर प्रोडक्शन की जाती है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स ऑन विच प्रोडक्शन कैन बी टेकन प्लेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, वो कैपिटल गुड है। जैसे कोई माजा की बॉटल्स बना रहा है, वो जो माजा की बॉटल जिस मशीनरी पर बन रही है ना, उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। ये पर्टिकुलरली कोई कंज्यूमर अपने घर में बाय नहीं करता, ये इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके पास होते हैं कैपिटल गुड्स। उन्होंने काम बिल्डिंग करने शुरू कर दिया कैपिटल गुड्स को, उनको बनाना शुरू कर दिया ताकि इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट ना करवानी पड़े, वो अपनी इंडियन इंडस्ट्री में जो इंडियन मशीनरी हैं वो यूज़ करें। ग्रोथ ऑफ नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स बेटा कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर को एसेंशियली ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। एसेंशियल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कोई खाना पीना हो गया, टीवी, फ्रिज, कोई लेंटिल्स, वीट, मिल्क। तो नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स आगे जो इतने एसेंशियल्स नहीं होते, बट इंडियन इंडस्ट्री ने उसमें भी ग्रोथ की, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम, सिल्वर, या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी जो इंडियन इंडस्ट्री ने उसमें अपनी ग्रोथ को क्या है, अपनी एक पहचान बनाई है, ठीक है। हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप करने में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम का जो है फेस करनी पड़ रही है। द फर्स्ट वन इज सेक्टरल इम्बैलेंसेस। बेटा इंडियन इकोनॉमी में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं मेन, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सेक्टरल इम्बैलेंसेस का मीनिंग है कि इंडस्ट्री सेक्टर को एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कोई हेल्प नहीं मिली, वो उनको कोई भी हेल्प ऐसी नहीं प्रोवाइड कर रहे कि जिससे उनके इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो। रीजनल इम्बैलेंसेस होती हैं कि कुछ स्टेट्स होती हैं उनमें रीजन के हिसाब से उनमें इम्बैलेंस किया जाता है, उसके रीजन के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से, क्योंकि कई इलाकों में कुछ गुड्स की ज़रूरत होती है उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स के हिसाब से, और कई इलाकों में कुछ गुड्स की ज़रूरत होती है उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स के हिसाब से। इस वजह से इंडस्ट्री उनको कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस हो गए, और रीजनल इम्बैलेंसेस के कारण हमारी इंडस्ट्री सेक्टर पीछे चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है बेटा? जब हमारी इंडस्ट्री को कोई पैसा नहीं देता, जब बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, तो हमारी इंडस्ट्री क्या हो जाती है? सिक हो जाती है, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थी कॉम्पिटिशन। लैक ऑफ हेल्थी कॉम्पिटिशन मतलब इतनी इंडस्ट्रीज होगी, उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिया, और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में बेटा उन्होंने एक इंडस्ट्री ने कोई प्राइस सेट किया, दूसरी ने कोई, तीसरी ने कोई, चौथी ने कोई, जिसकी वजह से कंपटीशन क्या था? अनहेल्दी हो गया। अनहेल्दी मतलब हेल्दी नहीं रहा, कंपटीशन अनहेल्दी हो गया। उन्होंने अपने हिसाब से प्राइस सेट कर दिया, किसी ने ज़्यादा प्राइस सेट कर दिया, किसी ने उससे ज़्यादा प्राइस सेट कर दिए, मतलब हाई प्राइसेस सेट होने लगे, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को काफ़ी नुकसान होने लगा। डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट। जो इंडियन सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो मेनली डिपेंड होता था गवर्नमेंट पे मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, तो उनका मेन मोटिव होता था कि हम इंडस्ट्री जो है वो इंडियन की इकोनॉमी को ग्रोथ कर रही है, तो सरकार को चाहिए कि वो अपना जो टैक्स है वो रिड्यूस करे, तो इसकी वजह से उनको हाई ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे, सरकार उनके साथ कोऑपरेट कर ही नहीं रही थी।
पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर को तो उन्होंने कई इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने और पब्लिक सेक्टर बना दिया। और पब्लिक सेक्टर को आपका पता ही है कैसे ही पोजीशन चल रही है। पब्लिक सेक्टर ने इतना इंडस्ट्री को इतना ख़राब किया कि बता नहीं सकते। इसकी वजह से जब परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, पब्लिक सेक्टर अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है डाउन होगी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी बेटा क्या होती है? जब हमारी इंडस्ट्री सिक हो जाती है, जैसे या फिर कह लो कि जो हमारे सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर है, वो काम ही नहीं करना चाहता, वो चाहते ही नहीं हम काम करें, तो जो हमारे स्किल लेबर थी उस दौरान वो तो वेस्ट होगी। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गए या कैपेसिटी की, हमने वो कैपेसिटी यूज़ ही नहीं की अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशो। जो कैपिटल आउटपुट रेशो थी वो क्या होगी? बढ़गी। कैसे? कैपिटल हमारी ज़्यादा होगी, आउटपुट हमारी कुछ आ ही नहीं रही थी। कैपिटल 10 लाख की लगा रहे हैं बिजनेस में, आउटपुट हमें 10,000 की भी नहीं मिल रही, तो इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। सो बेटा ये कुछ प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्री सेक्टर की इंडिया में। तो इस प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है आपने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता होता है। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। जब सरकार ने देखा कि इंडस्ट्री सेक्टर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्होंने एक आईपीआर नाम का एक्ट बना दिया। आईपीआर एक्ट बेटा क्या है? आईपीआर एक्ट एक गवर्नमेंट का एक्ट है जो इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करता है कि इंडस्ट्रीज़ अपना काम जो है अच्छे से करें, उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से हो, जो प्राइजेस सेट हों वो भी अच्छे हों। ठीक है। IPR is an act regulated by the Indian government to regulate the industry sector in India। ठीक है। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? IPR ने जो एक एक्ट बनाया उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट क्या? टू एसेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एसेलरेट होता है बेटा ग्रोथ को बढ़ाना, एसेलरेट करना, बढ़ाना। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको एसेलरेट करना, उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। ठीक है। टू डिवेल्प द हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ बेटा जो होती हैं कि जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं या फिर जो कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो एक्चुअल में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ को डिवेल्प करना, उन इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करने, फाइनेंस प्रोवाइड करना कि सो दैट कि वो अपने आप को डिवेल्प कर सके। टू एक्सपैंड द पब्लिक सेक्टर। जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में पब्लिक सेक्टर है उसको एक्सपैंड करना, जो उसकी माड़ी दशा थी, जो उसकी बुरी हालत थी, उसको सही करना और उसको एक्सपैंड करना, सो दैट कि पब्लिक सेक्टर अपना काम अच्छे से करे और रीजनेबल प्राइसेस पर गुड्स प्रोवाइड करे, जिससे हमारे इंडियन सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? बढ़े। टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज़ इन द इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ में जो डिस्पैरिटीज़ थी, डिस्पैरिटीज़ मतलब कमियाँ थी, उनको ख़त्म किया जाए। टू प्रिवेंट मोनोपलीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड ऑफ ए स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने कहा मोनोपली को ख़त्म कर देना। मोनोपली होता है बेटा जहाँ एक सिंगल बंदे को राइट मिलता है। उन्होंने कहा टू प्रिवेंट मोनोपली को ख़त्म किया जाए एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड ऑफ स्मॉल मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब सभी को इनकम एंड वेल्थ का राइट दिया जाना चाहिए कि कैसे उस चीज़ को यूज़ किया जाए। सिंगल बंदे के पास राइट नहीं होना चाहिए, जितने भी मेंबर्स हैं इंडस्ट्री के उनके पास राइट होना चाहिए किसी भी चीज़ को चलाने का। ठीक है। सो ये था इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो आपको बता दिया मैंने कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। ये 5 ऑब्जेक्टिव है बेटा, इसके ये भी अच्छे से याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ IPR, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IPR या एक्सप्लेन द फीचर्स, और फीचर्स में भी बेटा यही पॉइंट आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज विच आर owned बाय गवर्नमेंट एंड मैनेज्ड आइदर बाय द गवर्नमेंट और इटसेल्फ और बाय सम अदर एजेंसीज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। क्या है पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट करता है इंडस्ट्री को और कमर्शियल एंटरप्राइजेज को, जो आउंड करता है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का होता है, और मैनेज या तो गवर्नमेंट करती है या वो सेक्टर खुद अपने आप करता है या कोई और एजेंसी अपॉइंट करती है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर में सारे इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर आते हैं, जिसको मैनेज, कंट्रोल और आउंड कौन करता है? गवर्नमेंट। ठीक है। हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता है, वो क्या काम करता है? लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। पब्लिक सेक्टर में कैपिटल की कमी थी क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिए गए थे उनको प्राइवेट सेक्टर की वजह से कोई हेल्प नहीं मिलती थी, इसकी वजह से उनमें कैपिटल की क्या आ गई? कमी आ गई।
लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिमांड टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। इंसेंटिव भी नहीं थे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे, उनको इंसेंटिव भी नहीं मिले क्योंकि उनके लिमिटेड साइज़ हो गए थे मार्केट के। क्योंकि देखो जो था वो सब कुछ पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो गया, जो बचा खुचा था वो प्राइवेट सेक्टर रह गया, जिसकी वजह से इंसेंटिव्स नहीं मिल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था वो उसका साइज़ क्या हो चुका था, लिमिटेड हो चुका था। वो सारा का सारा तो पब्लिक गवर्नमेंट ने टेक ओवर करके उसको क्या बना दिया था, पब्लिक सेक्टर बना दिया था। सोशलाइज्ड पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। सोशलाइज्ड पैटर्न ऑफ सोसाइटी मतलब मेन एम होता है, सोशलाइज्ड पैटर्न ऑफ सोसाइटी मतलब इसमें गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर देनी, कि इंडस्ट्री सेक्टर में किसी भी जगह कोई खाली जगह नहीं छोड़नी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर देनी। और उनका मेन जो फोकस होना चाहिए था प्रॉफिट पर, वो फोकस उनका प्रॉफिट पे हटकर किस पे आ गया, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे लग पे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे काम पर रख दिए, पर उनका मेन फोकस क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट जनरेट का, बट उस पर फोकस हट के उनका मेन फोकस आ गया जनरेट एम्प्लॉयमेंट का। बेटा एक चीज़ याद रखो, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वहाँ सैलरीज ज़्यादा देनी पड़ेंगी। आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हो पर अर्न कुछ नहीं कर रहे, तो वो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर का एक मेन फंक्शन होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ढांचा जिसको बोल देते हैं क्रिटेरिया, जहाँ हम रह रहे हैं या जिस एरिया में हम अपनी इंडस्ट्री चाह रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंडियन सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अच्छे गुड्स प्रोड्यूस करके लिविंग स्टैंडर्ड रेस करके इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी का क्या है, चेंज करना, उसको डेवलप करना। बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना कैसे, जो गवर्नमेंट थी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में सेट कर देती थी, जिसकी वजह से हमारे बैकवर्ड एरिया क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने कंसंट्रेशन जो लोगों का था ना इकोनॉमिक पावर पे, मतलब परचेजिंग पावर पे, उस पर हटा दिया, उस पर कंसंट्रेशन हटा के मेन फोकस किस पे लगा दिया कि जनरेट करनी है एम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करना और सोसाइटी को डेवलप करना है। प्रमोट इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन बेटा वो होता है कि किसी भी देश की कंट्री और किसी भी देश की इकोनॉमी को इंपोर्ट से हटा के डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर डिपेंड करवाना, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सिट्यूशन। तो इसलिए इंडियन में जो पब्लिक सेक्टर था उसका मेन मोटिव था कि इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करवाना, जो वो हमारा सेक्टर था जो हमारे इंपोर्ट से उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम करके हमारी डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स पे डिपेंडेंसी बढ़ा देना। ठीक है, ये था फंक्शन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट इज अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, जो हमने पीछे भी पढ़ा, उनका मेन फोकस था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है, पर उनका प्रॉफिट पे क्या था, ध्यान हट गया, तो उनको फर्म का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ओवर स्टाफिंग, फिर सेम पॉइंट रेपिटेशन है बेटा। ओवर स्टाफिंग वही ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर दी कि ओवर स्टाफिंग होगी, और जिसकी वजह से मेन फोकस था एम्प्लॉयमेंट पे शिफ्ट हो गया और हमारे प्रॉफिट जो थे ज़ीरो होते गए। मैनेजमेंट गैप्स, मैनेजमेंट एक मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट थी उनके अंदर एक कोर्डियल रिलेशन नहीं था, अच्छे संबंध नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी जो मैनेजमेंट गैप्स आते गए और जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या है इंडस्ट्री में ख़राब होती गई। अंडर यूटिलाइजेशन गैप्स, अंडर यूटिलाइजेशन गैप्स होता है बेटा जब हम अपने स्टाफ की पोटेंशियल को बेस्ट वे में यूज़ नहीं कर पाते। देखो जहाँ मैनेजमेंट गैप आ जाएगा वहाँ हम अपने जो स्टाफ होता है वहाँ उनका जो रिसोर्सेज है उनकी जो कैपेसिटी है वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये थी कुछ प्रॉब्लम्स पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, वो इंडस्ट्री होती हैं जिनमें 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, What is small scale industry? A small scale industry is presently defined as the one whose investment does not exceed 5 करोड़, जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, या जिसको हम रोल, फीचर्स, प्रोविजंस भी कह देते हैं। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मेन फोकस होता है लेबर इंटेंसिव, लेबर को लगाना या फिर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करनी, सो दैट इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा काम करें और प्रॉफिट अर्न किया जा सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है कि बंदे को अर्ज करना कि वो अपना बिजनेस शुरू कर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। लेस कैपिटल इंटेंसिव, मतलब डेफिनेटली पता है जिसकी कैपिटल ही 5 करोड़ से कम होगी तो डेफिनेटली वो लेस कैपिटल इंटेंसिव होगा, उसमें कैपिटल ज़्यादा नहीं होगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन
इसका मेन मोटिव होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, अपने इंडियन गुड्स को बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना। सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इनका मेन मोटिव होता है सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऐसे बीज डालना जिसकी वजह से उनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस में डेवलप हो जाएं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। मतलब ऐसे काम करना, इतना प्रॉफिट अर्न करना कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपने लोकेशन के वाइज फ्लेक्सिबिलिटी चेंज करना, अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर लेना, जिस लोकेशन में है उस लोकेशन के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को फ्लेक्सिबल करते जाना, चेंज करते जाना। ठीक है, ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो उनका काम क्या है, वो कैसे काम करती हैं। और अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो अब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं तब हमें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। now we are going to study that. The first point is difficulty of finance. Definitely the finance is less than 5 करोड़, 5 करोड़ से कम उनको पैसा होता है, इसकी वजह से उनको फाइनेंस में डिफ़िकल्टी आती है, इंडस्ट्री चलाने में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड वन इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। डेफिनेटली जहाँ पे फाइनेंस की शॉर्टेज आएगी वहाँ पे रॉ मटेरियल की ऑटोमेटिकली शॉर्टेज आ जाएगी। डिफ़िकल्टी ऑफ मार्केटिंग में डिफ़िकल्टी आती है, परचेज और सेल में डिफ़िकल्टी का उनको सामना करना पड़ता है। आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, उनकी जो मशीन्स है जिस पे वो काम कर रहे हैं, बेटा अगर तो वो न्यू मशीन्स ले लेंगे 5 करोड़ तो उनका उसमें ही लग जाएगा, वो स्टाफ को सैलरी क्या देंगे, रॉ मटेरियल कैसे परचेज करेंगे। सो उनकी मशीनें जो होती हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, आउटडेटेड होती हैं, इक्विपमेंट्स आउटडेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनको मार्केटिंग में, सेल परचेज में प्रॉब्लम आ जाती है। लास्ट वन इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। डेफिनेटली जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। सो कंपटीशन इंटेंसिव हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो है, वो जो कंज्यूमर है, जो सोसाइटी है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से गुड प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है। सो इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपटीशन फेस करना पड़ता है, कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, सो बेटा ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर पढ़ा है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हैं। बेटा मैं आपको इस पार्ट में सारे सेक्टर और हैं जो वो भी पढ़ा सकता हूँ। बेटा ये है थ्योरी आपको भी पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी और मुझे भी समझाने में। सो बेटर है कि हम आज यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप इतने 3 सेक्टर को समझो और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कमेंट डाउन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू।